हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम पढ़ेंगे समकालीन विश्व राजनीति का चैप्टर 5 जो है समकालीन दक्षिण एशिया। इसमें हम 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज। इससे पहले भी हमने इसके और टॉपिक्स देख लिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ताकि वहाँ जो आपके डाउट्स होंगे कि इस चैप्टर में पहले कौन से टॉपिक थे, ये कैसे उनके आंसर लिखने हैं, तो आपको क्लियर हो जाएंगे प्लेलिस्ट में जब आप उन वीडियोस को वहाँ पे देखेंगे। तो फ्रेंड्स, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है और जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं उनको देख लेते हैं। इस चैप्टर में एक क्वेश्चन आता है कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आता है, श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। तो जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, कुछ मैंने रनिंग फॉर्म में लिखे हैं, तो आप इसको सेंटेंस में पैराग्राफ की तरह लिख सकते हैं या पॉइंट वाइज भी आप इसको एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको समझेंगे और आप इसको ऐसे ही एग्जाम में लिखेंगे। ठीक है, तो अब श्रीलंका की हम बात करते हैं सबसे पहले कि आखिर ये जातीय संघर्ष और लोकतंत्र का क्या मामला है। तो हम पहला पॉइंट अगर मैं बताऊं आपको तो ये है, श्रीलंका में आज़ादी से वर्तमान तक लोकतंत्र कायम है। इस एक लाइन है, इससे देखिए 3 क्वेश्चन कैसे बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन जो 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे लिखा है श्रीलंका, ब्रैकेट में लिखा है मैंने सिलोन, यानी श्रीलंका का जो पुराना नाम है वो क्या था, सिलोन था। ठीक है, एक पॉइंट ये बन जाता है। में आज़ादी 1948, यानी श्रीलंका को आज़ादी मिली थी 1948 में। तो श्रीलंका को आज़ादी मिली, अब आप कहेंगे आज़ादी मिली यानी श्रीलंका भी क्या किसी देश का गुलाम था? तो जी हाँ, बिल्कुल, श्रीलंका भी भारत की तरह ही ब्रिटेन का गुलाम था। और जैसे भारत को आज़ादी मिली 1947 में, उसके अगले साल श्रीलंका को ब्रिटेन ने आज़ादी दी 1948 में। ठीक है, 2 पॉइंट यहीं से बन गए हैं कि एक तो श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है और दूसरा कि उसको आज़ादी मिली थी 1948 को। जब से श्रीलंका को आज़ादी मिली 1948 से और वर्तमान तक, वर्तमान यानी 2022 तक श्रीलंका में लोकतंत्र कायम है। अब श्रीलंका में अगर लोकतंत्र कायम है तो किस बात का वहाँ पे संघर्ष जारी है। आप देखेंगे श्रीलंका में लोकतंत्र के साथ साथ वहाँ पर श्रीलंका को एक बहुत कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा, और वो थी कि वहाँ के जो एक समुदाय हैं और सेना थी। ठीक है, यानी वहाँ पर सेना और जो समुदाय होते हैं श्रीलंका में, उन दोनों में जब आपसी संघर्ष हुआ तो ये श्रीलंका के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अब वो संघर्ष क्या था, देखिए, श्रीलंका में जातीय संघर्ष। इस जातीय संघर्ष की मांग थी कि श्रीलंका जो है, आप यहाँ पे एक मैप में देखते हो, ये भारत है आपका और यहाँ पर एक छोटा सा श्रीलंका है। श्रीलंका के एक हिस्से में जो उसका उत्तर पूर्वी हिस्सा है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है, यहाँ के हिस्से को क्या कर दिया जाए, एक देश बना दिया जाए। इस समुदाय की मांग, इस जातीय संघर्ष में जो संघर्ष हो रहा था उसमें एक समुदाय की मांग थी कि श्रीलंका के एक हिस्से को एक अलग देश बना दिया जाए। उसी पर ये पूरा संघर्ष होता है। ठीक है, तो श्रीलंका में 2 समुदाय थे जिनके बीच जातीय संघर्ष हो रहा था। एक समुदाय था सिंहली और दूसरा था तमिल समुदाय। ठीक है, 2 समुदाय थे श्रीलंका के प्रमुख, 2 समुदाय मैंने बताया, सिंहली समुदाय और तमिल समुदाय। अब इन दोनों में जो आपसी मतभेद था वो किस प्रकार था और इनकी मांगें क्या क्या थी वो हम देख लेंगे, जिस वजह से यहाँ पर संघर्ष हुआ। ठीक है, तो जो सिंहली समुदाय था उसकी एक खासियत थी कि वो राजनीति में बहुसंख्यक थे, यानी इनकी संख्या श्रीलंका में ज़्यादा थी। तो इनका दबदबा, जो राजनीति थी और जो पूरा श्रीलंका था, उस पर सिंहलियों का दबदबा ज़्यादा था। ठीक है, सिंहली समुदाय का जब दबदबा था तो उन्होंने कहा जो अल्पसंख्यक समुदाय है ये तमिल, ठीक है, इस समुदाय को किसी भी प्रकार से कोई छूट नहीं मिलनी चाहिए।
ठीक है। यानी कुल मिला के अगर आप कहें तो कोई भी रिजर्वेशन है, चाहे नौकरियों में हो या सामान सस्ता हो या किसी प्रकार की भी छूट तमिल समुदाय को नहीं मिलनी चाहिए। ये किसकी मांग थी? सिंघली की मांग थी। और सिंघली कहते थे कि श्रीलंका केवल और केवल किसका है? सिंघलियों का है। तो ये सिंघली समुदाय की मांग हो गई। क्या वो कह रहे थे कि जो तमिल समुदाय है इसको कोई रियायत या कोई छूट नहीं दी जानी चाहिए। और दूसरी बात, सिंघली जो है उनका ही श्रीलंका है, ठीक है। बाकी जो ये दूसरा समुदाय है ये शरणार्थी के रूप में ये वैसे रह सकता है, लेकिन इसको देश में भागीदारी नहीं मिलनी चाहिए। अब देख लेते हैं तमिल समुदाय की क्या मांग थी। जो तमिल समुदाय था वो भारत छोड़कर श्रीलंका आए थे, यानी आप कह सकते हैं कि वो एक तमिल आबादी थी। और कहाँ से गए थे वो? भारत छोड़कर श्रीलंका गए थे। जो तमिल समुदाय थे उनकी हमेशा क्या होती थी? अनदेखी होती थी, उपेक्षा की जाती थी सिंहली समुदाय द्वारा। और इसका परिणाम क्या हुआ? जब किसी की उपेक्षा की जाती है, किसी भी समुदाय या किसी भी देश का, तो वो कैसा उग्र रूप धारण कर लेता है, हिंसक रूप धारण कर लेता है। तो वही सिचुएशन हुई यहाँ पर तमिल समुदाय के साथ। जब उनकी उपेक्षा की जाने लगी श्रीलंका में, तो वहाँ पर एक उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज़ बुलंद हुई, ठीक है। उन्होंने एक नेशन बना दिया, उग्र तमिल ने एक नेशन बना दिया कि अब हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो अब हम अपनी मांगों को मनवा कर रहेंगे। और इसी क्रम में क्या होता है कि 1983 के बाद उग्र तमिल संगठन लिट्टे, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिट्टे यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम का गठन किया गया। इस संगठन को, अगर आप इस संगठन की बात करेंगे तो इसकी मांग क्या थी कि जो तमिल समुदाय है उसके हितों की रक्षा करना है, ठीक है। क्या था? उसके हितों की रक्षा करना है। स्टार्टिंग में इनकी क्या यही मांग थी। धीरे धीरे जब लिट्टे मजबूत होता गया, जब लिट्टे संगठन मजबूत होता गया, तो उसकी और श्रीलंकाई सेना की आपस में क्या होने लग गया? संघर्ष शुरू होने लग गया। एक प्रकार से कहेंगे कि श्रीलंका में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई और इसी को श्रीलंका में जातीय संघर्ष कहा गया, जब लिट्टे संगठन और श्रीलंकाई सेना के बीच आपस में सशस्त्र संघर्ष शुरू हो गया, ठीक है। अब लिट्टे ने क्या कर दिया? श्रीलंका के उत्तर पूर्वी हिस्से पर नियंत्रण कर दिया। वैसे भी जो उत्तर पूर्व हिस्सा है श्रीलंका का, वहां पर तमिल समुदाय का बहुमत था, ठीक है। वहीं पर जो एरिया है वहां पर तमिल समुदाय ज्यादा रहता था। तो उस पूरे हिस्से में क्या कर दिया? लिट्टे ने श्रीलंका के उत्तर पूर्वी हिस्से में नियंत्रण कर दिया। जब लिट्टे ने श्रीलंका के उत्तर पूर्वी हिस्से पर अपना नियंत्रण कर दिया, तो अब तमिल ईलम से मतलब है लिट्टे से ही मतलब है, ठीक है। लिट्टे ने अब जब नियंत्रण कर लिया तो उसने कहा कि अब हमें श्रीलंका में तमिलों के लिए एक अलग देश चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए? अब अलग देश की मांग लिट्टे ने यहाँ पे उठानी शुरू कर दी। तो अब क्या होता है आगे अगर आप देखेंगे, हमेशा मैंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पड़ोसी देश, अगर दूसरा देश डिस्टर्ब है तो पड़ोसी देश भी क्या होता है? उससे डिस्टर्ब होता है। तो अब तमिल जो थे वो भारत से गए हुए थे श्रीलंका, तो भारतीय तमिल जनता ने भी क्या कर दिया? भारत सरकार पर दबाव बनाना स्टार्ट कर दिया कि जो श्रीलंकाई तमिल हैं उनके हितों की रक्षा की जाए। वहां पर श्रीलंका सेना ने उन पर अत्याचार कर रखा है और उनके बीच क्या है? गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, जिसमें बहुत सारे तमिलों की जान जा रही है। तो भारत सरकार पर भी इसका क्या होता है? दबाव पड़ने लग जाता है कि तमिल जो है, श्रीलंकाई तमिल है, उनके हितों की रक्षा कर लें। इसी क्रम में अगर आप देखेंगे तो बहुत बार भारत और श्रीलंका के जो प्रमुख हैं, राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, उनकी बहुत बार बातचीत हुई है कि किस प्रकार से उनको नागरिकता दी जाए, कितने लोगों को नागरिकता दी जाए, या जो ये लिट्टे संगठन है या तमिल समुदाय है इसको किस प्रकार से शांत कराया जाता है। बहुत वार्ताएं हुई, कुछ वार्ताएं विफल हुई, कुछ सक्सेस हुई, ठीक है। इसी उपलक्ष्य में क्या कर दिया? अब इसी क्रम में क्या कर दिया आगे? भारत सरकार ने श्रीलंका में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हो गया। कब? 1987 में,
अब भारत सरकार ने कहा कि ऐसी वार्ताओं से तो कुछ हो नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं, भारत की शांति सेना को क्या करते हैं, श्रीलंका में भेज देते हैं। तो कब भेजा, 1987 में अपनी सेना को श्रीलंका में भेज दिया। अब क्या होता है, भारतीय सेना लिट्टे के साथ फंस गई, संघर्ष में फंस गई। जहां पर श्रीलंका सेना और लिट्टे आपस में लड़ रहे थे, अब भारतीय सेना भी इस संघर्ष में फंस जाती है। और कैसे फंस जाती है कि जो श्रीलंका की जनता है वो मानने लग जाती है कि अब जो भारत है वो श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी कर रहा है। ठीक है, जनता क्या करने लग जाती है, भारत का विरोध करने लग जाती है कि जो श्रीलंका का इंटरनल मैटर है उसमें भारत क्यों दखलंदाजी कर रहा है। तो इससे क्या होता है, भारत तुरंत 2 साल बाद ही 1989 में अपनी जो शांति सेना है उसको बिना लक्ष्य हासिल करे ही वापस भारत बुला देता है। ठीक है, भारत वापस क्या कर देता है, अपनी सेना को वापस बुला देता है कि भाई हमें कोई शांति स्थापित नहीं करनी है। हम पे इल्ज़ाम क्या लग रहा है कि हम दूसरे देश के इंटरनल मामले में क्या कर रहे हैं, इंटरफेरेंस कर रहे हैं, तो इसलिए हमें क्या है, अब वापस आ जाना चाहिए। तो भारतीय सेना वापस आ जाती है। लेकिन जो लिट्टे की गतिविधियां हैं वहां पर उस संगठन की, वो कम नहीं होती हैं, क्योंकि लिट्टे को अब लगने लग गया था कि जो भारत सरकार है वो श्रीलंका की सेना की तरफ है। तो कहीं ना कहीं लिट्टे क्या हो गया, भारत का दुश्मन होने लग गया। इस बात को आप समझेंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट पॉइंट मैं बता रही हूँ उसमें हम देखेंगे कि लिट्टे आखिर भारत का दुश्मन क्यों बना। ठीक है, रीजन यही था कि लिट्टे सोचने लग गया था कि भारतीय सेना श्रीलंका सेना का क्या देने लग गई है, साथ देने लग गई है। अब क्या होता है, 21 मई 1991 को राजीव गांधी जब तमिलनाडु में अपने चुनाव प्रचार के लिए गए थे, तो वहां पर एक महिला उनके पैर छूने के लिए आती है, लेकिन वो वहां पे आत्मघाती हमला करती है। जैसे ही पैर छूती है वो राजीव गांधी के, तो उनपे RDX लगा होता है बॉम्ब, वो फट जाता है और राजीव गांधी की वहीं पर हत्या हो जाती है। तो अब आप देखेंगे कि लिट्टे ने, ठीक है, उनकी हत्या हो जाती है। तो बाद में पता चलता है कि यह हत्या किसने करवाई है, लिट्टे संगठन ने करवाई थी। ठीक है, जो तमिल ईलम लिट्टे है उसने राजीव गांधी की हत्या करवाई। अब किसी देश के प्रधानमंत्री की हत्या अगर कोई संगठन करवाता है तो धीरे उसको क्या कर दिया जाता है, आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया जाता है कि अब ये सबके लिए क्या बन चुका है, खतरा बन चुका है। तो भारत का भी अब लिट्टे दुश्मन हो चुका था। अब भारत का भी प्रयास था कि कहीं ना कहीं क्या कर दिया जाए, लिट्टे को भी समाप्त करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री की हत्या करने वाले संगठन को अब नहीं बख्शा जाएगा। ये गतिविधियां बहुत टाइम तक चलती रही और जब जो स्थिति थी वो गंभीर होती रही, तो यूरोप के 2 देश नॉर्वे और आइसलैंड बीच में आते हैं और वो श्रीलंका के दोनों समुदायों के बीच मीडिएटर का काम करते हैं, मध्यस्थता अपनाते हैं कि आइए हम लोग आपकी बैठक करते हैं और आप लोग क्या करो, जो आपके मैटर हैं दोनों समुदायों के आपस में सुलझाओ उन्हें और इस बात को यहीं पे ख़त्म करो। ये जो संघर्ष चल रहा है ये किसी के लिए भी हितकारी नहीं है। ठीक है, उन्होंने नॉर्वे और आइसलैंड ने क्या करी, यहाँ पे मध्यस्थता अपनाई। इसके बाद 2009 में लिट्टे की समाप्ति, जो लिट्टे का प्रमुख था प्रभाकरण, उसकी हत्या मतलब उसको यहाँ पे ख़त्म कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। तो इसी के साथ जो लिट्टे है उसकी समाप्ति भी हो जाती है। ठीक है, उसके प्रमुख को मार दिया जाता है, तो वो जो संगठन है वो भी समाप्त हो चुका था। और श्रीलंका में जो ये संघर्ष चल रहा था इतने सालों बाद, यानी 1948 के बाद जो संघर्ष स्टार्ट हुआ था, 2009 में वो संघर्ष जाके ख़त्म हुआ लिट्टे की समाप्ति के साथ। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो श्रीलंका भले ही अपने गृह युद्ध, अपने जातीय संघर्ष की चपेट में था, लेकिन श्रीलंका ने इसके बाद भी कुछ अच्छी चीज़ें करी अपने देश के लिए। जैसे श्रीलंका ने हमेशा जो अपनी इकोनॉमिकल ग्रोथ थी उसको हमेशा अच्छा रखा और जो उसका विकास था, डेवलपमेंट था, उसका स्तर हमेशा ऊंचा रहा है। ठीक है, श्रीलंका का इतने जातीय संघर्ष के बाद भी। जनसंख्या नियंत्रण, अगर आप डेवलपिंग कंट्री, विकासशील देशों की बात करेंगे तो श्रीलंका ऐसा देश है जिसने बहुत सफलतापूर्वक अपने देश में जनसंख्या का नियंत्रण किया टाइम से। ठीक है,
अगर हम देखें साउथ एशिया के देशों की हम बात करते हैं, साउथ एशिया कंट्री मैंने आपको बताई हैं कौन कौन सी हैं। तो साउथ एशिया के देशों की हम बात करेंगे तो सबसे पहले अपने इकोनॉमी को लिबरल किसने बनाया था? श्रीलंका ने बनाया था। अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करने वाला पहला देश कौन था साउथ एशिया में? श्रीलंका था। क्यों? क्योंकि श्रीलंका ने अपने मार्केट खोले और अपने व्यापार का उदारीकरण, अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करा जिससे व्यापार हो सके। ठीक है, तो श्रीलंका क्वेश्चन आता है 1 नंबर में कि साउथ एशिया का वो कौन सा देश है, पहला देश जिसने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया? तो वो है श्रीलंका। गृह युद्ध होने के बावजूद भी श्रीलंका की जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद जो है जीडीपी जो साउथ एशिया में सबसे ज्यादा कई सालों तक किसका रहा है? श्रीलंका का रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि इतने गृह युद्धों के बाद भी, इतने गृह युद्ध होने के बाद भी श्रीलंका का जीडीपी कई सालों तक साउथ एशिया में सबसे ज्यादा रहा। ठीक है, तो हमारा ये जो पहला क्वेश्चन आएगा कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र को समझाइए, तो अभी जितना हमने पढ़ा है ये सारा आप उस क्वेश्चन के आंसर में लिख देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन वहां पे कंप्लीट हो जाता है। एक क्वेश्चन और बनता है इसी टॉपिक से कि भारत श्रीलंका के संबंधों को समझाइए या भारत श्रीलंका के संबंधों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आपको इसमें पूरी चीजें बतानी है कि किस प्रकार से भारत और श्रीलंका का एक सांस्कृतिक संबंध हमेशा से रहा है। आप जानते हैं रामायण में, अगर आप सुना है आपने, आपको पता होगा कि जो रामायण के जो मेन कैरेक्टर थे माता सीता और रावण, अगर आप इनकी बात करेंगे तो रावण ने जब माता सीता का अपहरण किया था तो कहाँ जाके लेके गया था वो सीता को? श्रीलंका में। ठीक है, लंका में। तो आप इसके जो संबंध हैं हमारे वो पौराणिक भी रहे हैं। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो भारत के नज़दीक देशों में समुद्री देशों की हम बात करेंगे तो श्रीलंका हमारा नज़दीकी देश है। साथ ही जो भारतीय द्वीप है उसका सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, वो कौन है? श्रीलंका है। ये आपको संबंधों में बताना है। श्रीलंका और भारत आपस में क्या करते हैं? एक समुद्री सीमा को साझा करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो समुद्री सीमा होती है उसको साझा करते हैं आपस में। और दोनों देशों के बीच पाक जल डमरू मध्य यानी पाक स्ट्रेट है। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है किन दो देशों के बीच में पाक स्ट्रेट पड़ता है, तो पाक सोच के पाकिस्तान मत कीजिएगा कभी भी। इसका आंसर आएगा भारत और श्रीलंका के मध्य है पाक स्ट्रेट। इसके साथ ही भारत और श्रीलंका राष्ट्रमंडल जो कॉमनवेल्थ है उसके दोनों देश इसमें शामिल हैं। ठीक है, राष्ट्रमंडल में भारत और श्रीलंका दोनों शामिल हैं। साथ ही साउथ एशिया में एक संगठन है शार्क, उसके सदस्य देश दोनों हैं भारत और श्रीलंका। अगर आप देखेंगे 2015 में श्रीलंका के साथ परमाणु ऊर्जा समझौता किसने किया? भारत ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2015 में परमाणु ऊर्जा समझौता भारत और श्रीलंका के मध्य हुआ है। साथ ही भारत और श्रीलंका दोनों साफ्टा यानी साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया के सदस्य हैं। ठीक है, जो समझौता है मुक्त व्यापार समझौता, भारत और श्रीलंका दोनों इसके सदस्य देश हैं। अगर हम बात करेंगे विवादों की, तो माना कि हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध है, राजनीतिक, व्यापारिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध है, लेकिन हमेशा जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ विवाद हमेशा बने रहते हैं। तो श्रीलंका के साथ जो हमारा प्रमुख विवाद रहता है वो रहता है मछुआरों से संबंधित या मछली पकड़ने का विवाद हमेशा बना रहता है। इसके लिए कई समझौते भी हो चुके हैं, कई बार जो हमारे देश के प्रमुख होते हैं उनकी वार्ताएं भी हो चुकी हैं, लेकिन छुटपुट घटनाएं हमेशा समुद्री सीमा पर भारत और श्रीलंका के बीच हमेशा होती रहती हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। साथ ही मदद की अगर हम बात करें तो भारत जो है श्रीलंका को समय समय पर ऋण उपलब्ध कराता रहता है, चाहे श्रीलंका में स्कूलों में कंप्यूटरी शिक्षा देने की बात की गई हो, कंप्यूटर की शिक्षा देने की बात की गई हो, या फिर कई अस्पतालों में जो चिकित्सा उपकरण हैं, या बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल जो खोले जा रहे हैं वो भी किसकी मदद से खोले जा रहे हैं? भारत की मदद से। ऐसे बहुत सारे एरिया, ऐसे बहुत सारे फील्ड हैं जहां पर भारत बढ़कर श्रीलंका की मदद कर रहा है।
लेकिन एक और जितनी हम मदद कर रहे हैं श्रीलंका की, एक और विवादित चीज़ हो जाती है कि श्रीलंका में भी धीरे धीरे चीन का प्रभाव देखने को मिल रहा है। ठीक है, श्रीलंका जो है वो चीन की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे रक्षा उपकरण हैं वो भी चीन से श्रीलंका चीन से खरीद रहा है। बहुत सारे पोर्ट होते हैं, जो बंदरगाह होते हैं, वो चीन को लीज पर दे रखे हैं श्रीलंका ने। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे, भारत का मानना है कि श्रीलंका को अपने ऊपर चीन का प्रभाव नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि भारत जो है वो श्रीलंका का एक बहुत अच्छा पड़ोसी देश है। जो उनके रिश्ते हैं वो चीन की वजह से आने वाले समय में खराब भी हो सकते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि चीन का प्रभाव श्रीलंका में बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध को बढ़ाने के लिए, उसके प्रोत्साहन के लिए बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिससे एक दूसरे देशों में क्या हो, आपसी संबंध और गहरे मजबूत होते जाएं। ठीक है, तो आपने ये दूसरा क्वेश्चन बताना है कि किस प्रकार से भारत और श्रीलंका के आपस में संबंध है। और पहला क्वेश्चन था कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र कैसे स्थापित हुआ। ठीक है, जातीय संघर्ष किस प्रकार से समाप्त हुआ, और साथ ही श्रीलंका और भारत के संबंध कैसे थे। तो आज हमने ये 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आप इनको ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से लिखिएगा, तो आपके 2 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।